इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एजू मंत्रा। आज हम एजू मंत्रा में फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को कवर अप करने वाले हैं। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को समझने के पहले हमें इस स्टोरी के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड आपके इमोशंस को कनेक्ट करेगा कि ये स्टोरी क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टोरी है जो कि इस चैप्टर में डील करता है, ये 13 साल की बच्ची के स्टोरी के बारे में बताया है, बट हम इस बच्ची के बर्थ से लेकर चीज़ों को समझेंगे। ये बच्ची का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था, दैट इज इन जर्मनी। ये लोग सब फैमिली मेंबर्स, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, दैट इज एन इटसेल्फ, हर फादर, मदर एंड हर सिस्टर मार्गॉट। तो ये 4 लोग एक साथ जर्मनी में रहते थे। बट जब एन फ्रैंक 4 साल की हुई तो इनके फैमिली मेंबर्स को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ गया। जर्मनी छोड़कर क्यों जाना पड़ गया? क्योंकि हिटलर जैसी जर्मनी में चांसलर बने तो उन्होंने जितने भी जूइश पीपल है, यहूदी लोग जो हैं, यहूदी लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था। वो लोग उनके साथ, जो भी जर्मनी में यहूदी लोग रहते थे, उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट चालू हो गया था। दे वर लाइक लिटरली किलिंग पीपल। आपको पता होगा हॉलोकास्ट के बारे में कि लोगों को चेम्बर के अंदर डाल दिया जाता था और पॉइजनस गैस छोड़ दिया जाता था एंड दे सफोकेटेड टू डेथ। सो द ट्रीटमेंट वाज रियली रियली ब्रूटल। तो नाजीज जर्मनी में कैप्चर कर लिया था। ये जो हिटलर के की जो पार्टी है नाजीज, ये लोगों ने पूरा जर्मनी में कैप्चर कर लिया था। एन फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक डिसाइड करते हैं कि वो जर्मनी छोड़ देंगे। वो जर्मनी से हॉलैंड की तरफ जाते हैं, और एल्स यू कैन से नीदरलैंड्स की तरफ जाते हैं। नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम नाम के जगह वो चले जाते हैं। वहां पे वो काम करना चालू कर देते हैं। जब एन फ्रैंक 13 इयर्स की होती है तब उनके फादर उन्हें एक गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या था? एक डायरी उन्हें गिफ्ट देते हैं, और इस डायरी में एन अपने इमोशंस को, फीलिंग्स, सब चीज़ों को शेयर करना चालू करती है। इवन जो भी इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं, उन इंसिडेंट्स को भी वो इस डायरी में लिखना चालू करती है। ये जो चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर है, वो इन्हीं में से जो स्टार्टिंग में 13 साल की जब वो थी और जब वो स्कूल जाती थी तो उस टाइम के इंसिडेंट को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। इस चैप्टर में जो इंसिडेंट दिया है, इस इंसिडेंट के बाद एन के साथ क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ जाएंगे। ये जो नाजी लोग थे जो कि जर्मनी में थे, ये लोग सब नीदरलैंड्स में आ गए थे। इन्होंने नीदरलैंड्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, और यहाँ पे जो जूइश लोग थे, इन लोगों को भी ये लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजते थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है? जहाँ पे लोगों को, यहूदी लोगों को लेकर जाते थे और वहाँ पे उनके साथ बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाता था, बिल्कुल हॉलोकास्ट जैसे। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जो कि वो लोग मेडिसिन या जो भी चीज़ बनाते थे वो डायरेक्टली इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते थे। लोग मर जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके खाने तक का कोई इंतज़ाम नहीं था। वो लोग भूख के कारण तड़प तड़प के मर जाते थे। बहुत सारे लोग माइट्स, लाइस, ऐसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इन सब के बाइट के कारण मर जाते थे। उनसे जो बैक्टीरियाज जो क्रिएट होते हैं और जो डिजीजेस क्रिएट होते हैं, इन डिजीजेस के कारण वो लोग मर जाते थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनसे काम करवाया जाता था। तो ऐसे ही एक लेटर एन फ्रैंक के घर पे आया कि इनके फैमिली मेंबर्स को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाना पड़ेगा,
और वो लोग डिसाइड करते हैं कि घर छोड़ के वो लोग एनेक्स की तरफ चले जाएंगे। वो लोग एनेक्स, अब ये एनेक्स क्या चीज़ है हम पहले ये समझते हैं। एक बिल्डिंग में एक स्पेस जहाँ पे लोग रह सकते हैं उसे एनेक्स कहते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा स्पेस जहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो वैसे ही जो ऑटो फ्रैंक है जो कि एन फ्रैंक के फादर हैं, इनके बिल्डिंग में, इनके जो जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे ऑफिस में, वहीं पे एक सीक्रेट सा स्पेस था जहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। वो जो स्पेस था, उस स्पेस के सामने एक बुक शेल्फ था। बुक शेल्फ जैसे ही खोलोगे तो आप इस सीक्रेट रूम में घुस सकते हो। तो लोगों को उस सीक्रेट रूम के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि वो बुक शेल्फ के पीछे था। और ये लोग वहां पे जाते हैं, वहां पे 8 लोग एक साथ एक छोटे से एनेक्स में रहते हैं। 4 तो एन फ्रैंक के फैमिली मेंबर्स हो गए, एन फ्रैंक के साथ, और उसके बाद एक और वैन डैन करके एक फैमिली है जिसमें फादर, मदर और एक पीटर नाम का एक बंदा है। ये 3 लोग आ जाते हैं और एक डॉक्टर भी इनके साथ रहता है जो कि डेंटिस्ट। उन छोटे छोटे रूम्स में सेपरेटली वो लोग रहना चालू कर दिया उन्होंने। इसके बाद बहुत टाइम तक, 2 साल तक इन लोगों को उसी एनेक्स के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा। इस डायरी में ये जो 2 साल है, इन 2 साल के स्ट्रगल को बताया गया हुआ है। एंड सीखती है कि वो कैसे एडजस्ट करे इन बाकी 7 लोगों के साथ जिनके थॉट प्रोसेस अलग थे। वो बताती है कि कैसे खाने पीने का जो भी राशन था, जो भी सामान थे, उन सबको इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो जाता था। वो लोग कमा रहे थे नहीं और उसके ऊपर से खर्चे पे खर्चा उनका होते जा रहा था। उन लोगों को अपने सामान बेचने पड़ते हैं खाना खरीदने के लिए। और कैसे वो लोग इस नेगेटिव सिचुएशन में, जहाँ पे पूरी ही चीज़ें डार्क लग रही थी, जहाँ पे उनको उम्मीद तक नहीं दिख रहा था कि वो जिंदा बचेंगे कि नहीं, इस जगह पे भी वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं और कैसे वो लोग आगे ये जो 2 साल है इसको गुजारते हैं और आगे के फ्यूचर को देखते हैं। वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं कि सब लोग क्या विजन करते हैं कि जैसी फ्रीडम मिल जाएगा, जैसी वॉर एंड अप होगा, उसके बाद जब वो लोग बाहर निकलेंगे तब वो लोग कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। इन 2 साल के स्ट्रगल के बाद एक दिन ऐसा आता है कि एक इंसान इन लोगों के यहाँ पे छुपे होने का सीक्रेट नाजीज को बता देता है। नाजीज वो बिल्डिंग को पूरा सर्च आउट करती है और एट लास्ट वो ये जो सीक्रेट एनेक्स है इसको ढूंढ निकालती है। ये जो 8 लोग थे, इन 8 लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है। वहाँ पे कुछ महीने रुकने के बाद 1945 में मार्गोट फ्रैंक, जो कि एन फ्रैंक की बड़ी बहन है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डेथ होता है टाइफस के कारण, टाइफस डिजीज के कारण। टाइफस क्या होता है? जब माइट्स और लाइस जैसे चीज़ें जब काट देती हैं तो उनके काटने से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो डिजीज़ होता है उसे हम टाइफस कहते हैं। तो टाइफस के कारण मार्गोट का डेथ होता है और कुछ ही दिन के बाद टाइफस के कारण ही एन फ्रैंक का भी डेथ हो जाता है। इस पूरे स्ट्रगल में, कंसंट्रेशन कैंप में, ये जो 8 लोग जिनको लेकर गए थे, इन 8 लोगों में से 7 लोगों की डेथ हो जाती है। सिर्फ एक इंसान बचता है, वो थे ऑटो फ्रैंक, एन फ्रैंक के फादर। वो वापस से उस एनेक्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे उनको उनकी बेटी का वो जो डायरी है वो उन्हें मिलता है। और वो जब उस डायरी को रीड करते हैं और वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये जो बुक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, वो प्लान करते हैं कि इसे वो पब्लिश करेंगे। ये जो डायरी था वो बच्ची ने डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो इसे ट्रांसलेट किया जाता है, इंग्लिश और बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है और ये जो डायरी है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती है। तो यहाँ पे एक बच्ची
जिसके अरमान, जिसके जिसके ख्वाहिश बहुत सारे थे, उन सारे चीज़ों को हम इस डायरी में देखते हैं। हम लोग इस 13 साल की बच्ची के साथ क्या हुआ था जब वो 13 साल की थी, हम देखते हैं इस चैप्टर में। जब एन डायरी लिखना चालू करती है तब एन बताती है कि ये जो लिखने का काम है ये उसे बड़ा ही अजीब सा लगता है। क्यों अजीब सा लगता है? क्योंकि उसने ये काम पहले कभी नहीं किया था। दूसरी बात, इसके अलावा उसे ऐसा भी लगता है कि वो जो 13 साल की बच्ची है, उसका उम्र 13 साल का था, तो वो बोलते कि मुझ जैसे 13 साल की उम्र के बच्चे के म्यूजिक्स के बारे में कौन रीड करना चाहेगा। ना तो मैं खुद रीड करना चाहूँगी, जब वो आगे बढ़ जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगी, तो वो पुरानी चीज़ों को ना वो रीड करना चाहेगी और ना ही कोई और इंसान 13 साल की बच्ची के म्यूजिक्स के बारे में रीड करना चाहेगा। म्यूजिक्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो सोच होती है उसको हम म्यूजिक्स कहते हैं। तो 13 साल की बच्ची की उस उम्र की सोच के बारे में कौन रीड करना चाहेगा? तो इसलिए भी उसे अजीब सा लगता है राइट करना। बट फिर वो कहती है कि आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है इसलिए मैं लिख रही हूँ। दूसरा एक और वो इम्पॉर्टेंट रीज़न देती है कि वो क्यों लिख रही है। वो बोलती है क्योंकि ये जो लिखना है, लिखने से वो अपने चेस्ट से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसे टेक ऑफ करना चाहती है, तो इसीलिए भी उसे लिखना अच्छा लगता था। एन आगे रीजन भी बताती है कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्हें डायरी लिखना चाहिए। वो रीजन बताती है कि क्योंकि उनके पास कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें डायरी में अपने थॉट प्रोसेस को लिखना चाहिए। फिर वो क्लियर करते हुए बताती है, वो बोलती है कि मैं क्लियर कर दूं भैया, मैं जानती हूँ कि आप लोग सब, मतलब ऑडियंस ये सोचेगी, जो कि उनका बुक रीड कर रहा है, वो लोग ये सोचेगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक 13 साल की बच्ची है और वो इस दुनिया में अकेली है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेली हूँ। एन फ्रैंक बोलती है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेली हूँ। मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास एक बहन है, बड़ी बहन है, 16 साल की बड़ी बहन है। और मेरे पास 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। और मेरे घर में मेरी फैमिली है, बहुत सारे आंट्स हैं मेरे पास। पर इन सब के होते हुए भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पास सब कुछ तो है, पर ऑन द सरफेस, अगर ऊपरी तौर से सब कुछ चीज़ देखा जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे पास सब कुछ चीज़ होते हुए भी मेरे पास एक रियल ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो इसीलिए वो कहती कि मुझे लगता है कि मुझे डायरी में लिखना चाहिए सारी चीज़ों को। एन कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जब भी होती हूँ तब बस मैं ये सोचती हूँ कि उनके साथ एक अच्छा टाइम बिता सकूँ, गुड टाइम बिता सकूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो ये भी बोलती है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कोई भी टॉपिक मिले और बात करना चालू कर देते हैं। लोग होते हैं ना कि मतलब जैसे अरे वो पेन, तो पेन के ऊपर ही बात करना चालू कर दिया। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली आदत एन में नहीं थी। वो कहती है कि मैं अपने जो ऑर्डिनरी हर दिन में जो मेरे साथ हुआ है वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी। मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये जो इनके दोस्त थे, एन फ्रैंक के जो भी दोस्त थे, उनके साथ ऐसी बातें वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो कहती है शायद उन्हीं की गलती है। एन बोलती है कि एन की ही गलती है कि वो उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, उनके जो भी सीक्रेट्स है वो उनको बता नहीं सकती, वो विश्वास नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती उन लोगों के ऊपर। तो वो कहती है कि शायद मेरी ही गलती है और चीज़ें ऐसी ही हैं और ऐसी ही रहेंगी, वो बदलेंगी नहीं। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, मतलब चीज़ें नहीं बदलने वाली। और इसी कारण जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता था तो इसीलिए उन्हें डायरी लिखना ज़्यादा बेहतर लगा और उन्होंने डायरी लिखना चालू किया।
ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जनरली जब लोग डायरी एंट्री करते हैं तो वो डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं, एक दिन का जो भी इंसिडेंट हुआ उसको बड़े ही क्विकली वो डायरी एंट्री में लिख देते हैं और छोड़ देते हैं, जॉट डाउन करते हैं और छोड़ देते हैं, है ना। तो एन कहती है कि मैं बिल्कुल ऐसे क्विकली मैं नहीं लिखने वाली अपने डायरी को, है ना। मैं इंसिडेंट्स को बहुत शॉर्ट में नहीं समझाने वाली अपने डायरी में। वो कहती है कि ये जो डायरी है, ये डायरी ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और इस दोस्त के इमेजिनेशन को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसे बड़े आराम से एक्सप्रेसिव तरीके से लिखूंगी, जैसे कि मैं अपने दोस्त से ही बात कर रही हूँ। तो मैं बाकी जनरल लोगों की तरह नहीं लिखूंगी, मैं अपने दोस्त समझकर दोस्त से शेयर करने की तरह मैं इस डायरी में लिखने वाली हूँ। और इसीलिए वो इस डायरी का नाम भी देती है। वो इस डायरी का नाम क्या देती है, किटी करके नाम दे देती है। बोलती है कि ये मेरी किटी जो है यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये वही इंसान है जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जो मेरे रियल दोस्त बनकर आएगा। एन कहती है कि ये जो डायरी है, डायरी में उसे अपने लाइफ स्केच के बारे में लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अगर कोई भी इंसान इस डायरी को रीड करेगा और ये अगर रोज की एंट्री लिखना डायरेक्टली चालू कर दे, मतलब प्लंज इन करते हुए, मतलब फोर्सफुली रोज की एंट्री करना चालू कर दे, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास डायरी है, तो अगर आपको आज मैं डायरी देता हूं तो आज आप डायरी एंट्री कैसे लिखोगे, डायरी एंट्री में आप आज की कहानी लिखोगे कि आज आपके साथ क्या हुआ। तो आपके पास्ट के बारे में कोई भी इंसान जान पाएगा क्या, नहीं जान पाएगा। तो वो बोलती है कि अगर मैं डायरेक्टली प्लंज इन करूं कि मैं आज की एंट्री से चालू करूं, तो लोग मेरे और किटी के बीच में जो कन्वर्सेशन है इसको समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं अपना बैकग्राउंड या तो अपना लाइफ स्केच मैं आपको बता देती हूँ। और वो बताती हैं कि उनके फादर जो हैं वो सबसे एडोरेबल फादर है। उन्होंने जितने भी फादर देखे हैं, एन ने जितने भी फादर देखे, उन सबसे ज़्यादा एडोरेबल, सबसे ज़्यादा प्यारे फादर एन के फादर है, वो कहती हैं। वो बताती है कि जो एन के फादर है ऑटो फ्रैंक, उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 इयर्स के ना हो गए, और उनकी जो मम्मा है एडिथ, वो 25 इयर्स की ना हो गई, उसके बाद ही उन्होंने शादी किया। और एन ने अपने बड़ी बहन के बारे में बताया कि उनकी जो बड़ी बहन है उनका बर्थ 1926 में हुआ था, और वो भी फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नाम के जगह पे हुआ था। और फिर एन अपने बारे में बताती है कि एन का बर्थ 12 जून 1929 को हुआ था। वो कहती है कि 4 साल तक तो वो लोग फ्रैंकफर्ट में ही रहे। 4 साल बाद उन्हें फ्रैंकफर्ट छोड़कर जाना पड़ता है। उनके फादर और मदर, दैट इज ऑटो फ्रैंक उनके फादर, और मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग हॉलैंड की तरफ चले जाएंगे। 1933 के सितंबर मंथ में ये दोनों हॉलैंड चले जाते हैं। एन और मार्गोट को ग्रैंडमदर के घर पे छोड़ दिया जाता है। एखन नाम का जगह है जर्मनी में, वहां पे दोनों को छोड़ दिया जाता है। फिर दिसंबर के मंथ में 1933 में ही मार्गोट को फादर और मदर हॉलैंड में लेकर चले जाते हैं। फिर फरवरी मंथ में जब मार्गोट का बर्थडे था, तो मार्गोट के बर्थडे में गिफ्ट उसे क्या मिलता है, एन को वो लोग लेकर आ जाते हैं, पापा मम्मी एन को लेकर आ जाते हैं और टेबल में प्लंक डाउन कर देते हैं। प्लंक डाउन करने का क्या मतलब हुआ, टू पुट डाउन ऑन द टेबल। बिल्कुल कैजुअल वे में वो गिफ्ट के तौर पे किसको देते हैं, एन को देते हैं। तो एन उनका बर्थडे प्रेजेंट होता है। जब एन हॉलैंड पहुंची तो उनकी जो स्टडीज है वो डायरेक्टली मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से चालू हो गया था। उसके बाद जब वो 6 साल की हुई तो उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड ज्वाइन किया, फर्स्ट फॉर्म ज्वाइन किया, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड ज्वाइन किया।
जब वो 6th स्टैंडर्ड की हुई तब उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ गया, और स्कूल छोड़ते समय वहाँ की हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपेरस थी, और ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इवन एन भी इमोशनली अटैच हो चुकी थी और मिसेस क्यूपेरस भी इमोशनली अटैच हो चुकी थी। तो ये एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हो चुका था दोनों के लिए। मतलब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी बताया कि वो बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली अपने टीचर से भी अटैच्ड थी। 1941 में समर के सीजन के टाइम पे एन के ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और इसी कारण एन का जो बर्थडे था वो बहुत कम सेलिब्रेशंस के साथ मनाया गया। नेक्स्ट ईयर 1942 जनवरी मंथ में एन के ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, और जब इस साल एन का बर्थडे आया, दैट इज 1942 में जब उनका बर्थडे आया, 13th बर्थडे आया, इस समय पे सेलिब्रेशंस बहुत अच्छे से मनाया गया। पर सेलिब्रेशंस के साथ विथ रेस्ट ऑल द थिंग्स, सेलिब्रेशंस के साथ ग्रैंडमदर को भी इन लोगों ने याद किया। उनके लिए कैंडल भी जलाया गया बर्थडे में, और एन कहती है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मैं उनके बारे में बहुत सोचती हूँ। लोग नहीं जानते बट मैं उनके बारे में सही में बहुत सोचती हूँ। 4 लोग जो उनके फैमिली में थे वो लोग सब बड़े अच्छे तरीके से जी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा एन बताती है। और वो प्रेजेंट डेट के बारे में बताती है। वो कहती है कि और इसी के साथ हम आज के प्रेजेंट डेट में पहुंच जाते हैं। अब तक वो पास्ट के बारे में बता रही थी, अपने पास्ट के बारे में बता रही थी, अब वो बोलते कि और इसी के साथ हम आज के प्रेजेंट डेट में पहुंच जाते हैं, और वो डेट बताती है 20 जून 1942। और वो बोलती है और इसी के साथ जो उनकी डायरी है वो सिंसियरली इनके साथ जुड़ा हुआ है इसी दिन के साथ, और वो आगे अपने स्टोरी को कंटिन्यू करती है। प्रेजेंट डे की जो एंट्री है दैट मीन्स 20th जून 1942 की जो एंट्री है, इसमें एन बताती है कि जो एंटायर क्लास था उनका, पूरे लोग क्लास में दे वेर शेकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब सब लोग नर्वस थे, टेंशन में थे। क्यों टेंशन में थे? क्योंकि कुछ ही टाइम बाद एक मीटिंग होने वाली थी, टीचर्स के साथ एक मीटिंग होने वाली थी, और उस मीटिंग में ये डिसीजन बताया जाएगा कि कौन से बच्चे पास हो गए और अगले क्लास में पहुंच गए, और कौन से बच्चे फेल होकर इसी क्लास में रुक जाएंगे। और लगभग आधी क्लास के बच्चे, सभी लोग बेट लगा रहे थे कि भाई तू पास हो जाएगा, नहीं होगा मैं, ऐसे करके बेट्स लगाए जा रहे थे सब लोग। और ये जो एन है, एन और जीएन, उसकी जो फ्रेंड है जीएन, पूरा नाम नहीं दिया गया हुआ है, ये दोनों सिली तरीके से हंस रहे थे। किन के ऊपर हंस रहे थे? 2 लड़के थे जो कि पीछे बैठे थे, एक का नाम था सीएन और दूसरे का नाम था जैक। तो ये दोनों के ऊपर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि ये दोनों बेट लगा रहे थे कि एक बंदा बोलता कि तू पास हो जाएगा, दूसरा बोलता भैया मैं नहीं पास होने वाला। तो यही चले जा रहा था, बार बार यही बेट लग रहा था, और इसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो लोग। और उन्होंने अपने समर टाइम में जितनी भी सेव किया था पैसा, वो पूरे पैसे को वो बेट पे लगा देते हैं। ये जो जीएन है, जो कि एन की फ्रेंड है, ये बहुत ही प्लीडिंग ग्लांसेस से उन 2 लड़कों की तरफ देखती है, सीएन और जेक की तरफ देखती है कि बंद करो अपना ये जो बेट लगाना है और जो परेशान करना है सब बंद करो। और एन जो है वो एंग्री, गुस्से, आउटबर्स्ट के साथ, मतलब एक सडन इमोशंस के साथ, गुस्से के साथ उनको देखती है कि वो ये लोग बेट वेट लगाना सब बंद कर दें। पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में ही बिजी रहते हैं, ये दोनों बेट लगा रहे होते हैं। फिर एन बताती है कि ये जो क्लास है, इस क्लास में इतने सारे डमीज हैं जिनको फेल हो जाना चाहिए, बट वो बोलती है कि 1/4 ऑफ द क्लास, दैट मीन्स क्वार्टर ऑफ द क्लास को फेल हो जाना चाहिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो। पर फिर भी ये जो टीचर्स होते हैं ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। ये पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो कि
इन बच्चों को पास कर ही देते हैं आखिर में। फिर एन बताती है कि मुझे बाकी सब लोगों की थोड़ी टेंशन है, बट मेरे जो गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, उनका मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वो लोग सब पास हो जाएंगे, हम लोग सब पास हो जाएंगे। फिर एन कहती है बट मुझे थोड़ा सा टेंशन है मैथ्स के बारे में, पर जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता हम सभी लोग एक दूसरे को कंसोल करते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। एन की सभी टीचर्स से बहुत ज़्यादा अच्छी जमती थी। एन बताती है कि उसे 9 टीचर्स पढ़ाते थे और 9 में 7 मेन थे और 2 विमेन थे। और ये जो 7 मेन थे उसमें से एक टीचर थे जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग। ये मिस्टर कीजिंग थोड़े ओल्ड फॉगे थे। ओल्ड फॉगे का मतलब है थोड़े ओल्ड फैशन से इंसान थे, और ये एज से एन से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। क्यों गुस्सा थे? क्योंकि ये जो एन है ये बार बार क्लास में चपर 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 बातें करती रहती थी। और इस बार एन के टीचर ने उसे एक पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट था? दैट शी हैज़ टू राइट एन ऐसे, और वो भी ऐसे किस टॉपिक के ऊपर? अ चैटर बॉक्स। तो वो एकदम से सोचती है कि चैटर बॉक्स ये कैसा टॉपिक है, इसके ऊपर कौन लिख सकता है भला, ऐसे कौन लिख सकता है वो भी। तो वो फिर सोचती है कि भैया ये टॉपिक के बारे में मैं इसमें सोचूंगी। तुरंत उसने क्या किया, पहले तो नोट डाउन कर लिया। जैसी टीचर पनिशमेंट देती कि इस टॉपिक में लिखना है तो उसने नोट डाउन किया और उसे अपने बैग में टक इन कर दिया, और वो कोशिश करती है कि क्लास में चुपचाप बैठे और ध्यान से सुन सके। उस दिन शाम को एन जाकर अपना सारा जो होमवर्क था, बाकी जो होमवर्क था वो कंप्लीट करती है, और लास्ट में उसकी नज़र उस पनिशमेंट वाले ऐसे जो उसको लिखना था उसकी तरफ जाता है। फिर वो पेन उठाती है और बहुत देर वो पेन के टिप को चबा चबा के वो सोचने लगती है कि क्या लिखे। फिर वो सोचती है कि अगर कोई इंसान रैम्बल ऑन करे, रैम्बल ऑन करना मतलब एमलेसली लिखना चालू करना। जब भी हम कुछ मैटर के ऊपर ऐसे कुछ लिखते हैं तो हमारे पास एम होना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं और लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा। बट यहाँ पे वो बता रही है कि अगर हम एमलेसली कुछ चीज़ लिख रहे होंगे तो, और जब भी हम वर्ड्स लिख रहे हैं तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में अगर हम ज़्यादा स्पेस छोड़ छोड़ के लिखे तो एक ऐसे लिखना पॉसिबल हो जाएगा। बट उसने सोचा कि मेरा पॉइंट ये है कि मैं टीचर को ये समझाना चाहती हूँ कि टॉकिंग इज़ अ नेसेसरी थिंग। क्योंकि टीचर ने क्या टॉपिक दिया था? चैटर बॉक्स। तो वो टीचर को ऐसा कुछ पॉइंट्स बताना चाहती थी जिससे कि टीचर कन्विंस हो जाए कि यार टॉकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो बहुत देर सोचती है और सोचते सोचते लास्ट में उसे एक आइडिया मिल जाता है। एन 3 पेज लिखती है उस टॉपिक के ऊपर जो कि मिस्टर कीसिंग ने दिया था, और वो सेटिस्फाइड भी रहती है कि मैंने बराबर काम किया है, बढ़िया काम किया है। वो उस ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखती है जैसे कि वो लिखती है कि ये जो बात करना है ये एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूँ। पर ये जो बीमारी है, ये जो हैबिट है मेरा, इसका कोई क्योर नहीं है। क्यों क्योर नहीं है? क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मा से मिला है। मेरी मम्मा जो है वो भी उतना ही बात करती है जितना मैं बात करती हूँ। शायद से मेरी मम्मा थोड़ा ज़्यादा बात करती है मुझसे। तो ये जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनहेरिटेड मतलब ये जो पेरेंट्स से मिला हुआ कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसे इसका कोई क्योर नहीं होता है। आप जानते हो, आप समझते हो कि इससे डील किया ही नहीं जा सकता है करके वो उसमें लिखती है। जैसे ही मिस्टर कीसिंग ने वो ऐसे रीड किया तो वो हंसने लग गए। उसके बाद जब वो नेक्स्ट लेसन पढ़ा रहे थे उसी के बीच में एन ने आराम से वापस से बात करना चालू कर दिया। इस बार मिस्टर कीसिंग ने उसे एक नए टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला, और टॉपिक दिया एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब ऐसा चैटर बॉक्स जिसे ठीक ही नहीं किया जा सकता। एंड अगले दिन लिखकर वो जो ऐसे है वो मिस्टर कीसिंग को लाकर दे देती है।
इसके बाद 2 लेसन्स जब मिस्टर कीसिंग ने पढ़ाए, अगले 2 लेसन्स तक उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं मिला। चुपचाप बैठी रही हमारी एन। और जैसे वो तीसरा लेसन पढ़ा रहे थे, एन ने वापस से हल्के से बात करना चालू कर दिया। और इस बार जब मिस्टर कीसिंग ने उसे पकड़ा तो ही हैड इट इनफ, मीन्स अब बहुत हो गया। और उन्होंने इस बार एक नए टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए बोला, और टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो इस टॉपिक के ऊपर उसे लिखना था। अब बाकी बच्चे जैसे ही ये टॉपिक सुनते हैं, टॉपिक क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो सभी लोग हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। एन भी सुनकर उसको भी हंसी आ जाती है। फिर एन सोचती है कि यार ये जो टॉपिक है चैटर बॉक्स, इसके ऊपर जो इंजेन्युइटी थी उसकी, मतलब उसका जो क्रिएटिवनेस था वो पूरा खत्म हो चुका है। अब वो कैसे लिखेगी। इतने में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सैने, वो मदद करने के लिए आगे आती है। वो कहती है कि वो मदद करेगी। और सैने पोएट्री में बहुत अच्छी थी, वो अच्छे पोएम्स लिखती थी। तो एन बहुत ही खुश हो गई और उसने सोचा कि ये जो मेरे टीचर है मिस्टर कीसिंग, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। ये एक रेडिकुलस सब्जेक्ट देकर, रेडिकुलस मतलब बहुत ही भद्दा सा सब्जेक्ट देकर मेरा मजाक उड़ाया। अब मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि ये जो मजाक मेरे ऊपर उड़ाया, अब वो उन्हीं के ऊपर गिर जाए और उनका मजाक उड़ जाए। तो ऐसा वो प्लान करती है। एन ने अपना पोएम लिखकर कंप्लीट कर दिया था और वो कहती है कि वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोएम था। उस पोएम में एक छोटा सा स्टोरी कंस्ट्रक्ट किया था एन ने और सैने ने। और वो स्टोरी कुछ इस तरीके का था कि एक मदर डक होती है और एक फादर स्वैन होते हैं। ये जो फादर स्वैन है वो अपने 3 छोटे छोटे जो डकलिंग्स हैं, डकलिंग को मार डालते हैं। और क्यों मार डालते हैं, क्योंकि ये जो 3 छोटे छोटे डकलिंग्स हैं ये क्या करते हैं, क्वैक 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 करते हैं। तो इसीलिए ये फादर स्वैन उन्हें मार डालते हैं। और ये सुनकर जो मिस्टर कीसिंग है ये बहुत ही हंस पड़ते हैं और वो जो जोक है उस जोक को बिल्कुल पॉजिटिवली लेते हैं। वो ये पोएम को क्लास में भी रीड करते हैं और अलग अलग क्लास में ले जाकर भी इस पोएम को वो रीड करते हैं। उस दिन के बाद से एन को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था और उसको अलाउ कर दिया था कि भाई तू बात कर, तुझे मैं नहीं सुधार सकता, तू बात कर। और हालांकि बदलाव किस में आया, बदलाव मिस्टर कीसिंग में आ गया कि मिस्टर कीसिंग भी जब पढ़ाते थे तो वो जोक्स को इंक्लूड करते थे अपने पढ़ाई में, और मिस्टर कीसिंग बदल गए एन के कारण। With this, we have ended up with the chapter. Now let us go towards the reflection and understand the reflection. The first reflection is originality. हमने देखा कि इस चैप्टर में 2 जगह पे एन की ओरिजिनल क्वालिटी दिखाई देती है, उसकी ओरिजिनलिटी दिखाई देती है। उसके क्रिएटिविटी से वो सारी चीज़ों को बदल देती है। सबसे पहला इंस्टेंस था जब वो डायरी लिखना चालू करती है। उस समय पे वो एक जनरल जैसे डायरी एंट्री किया जाता है, जल्दीबाजी में जैसे लिखा जाता है वैसे लिखने के लिए वो तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि ये जो डायरी है ये मेरी फ्रेंड है और मैं इसके साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करना चाहती हूँ। और वो बड़े ही इलैबोरेटिव तरीके से सारी चीज़ों को लिखती है। तो यहाँ पे उनकी ओरिजिनलिटी के कारण आज की डेट में ये जो डायरी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायरीज में से माना जाता है। लगभग पूरी दुनिया इनकी डायरी रीड करना चाहती है। तो ये डायरी उनके ये एक्स फैक्टर के कारण, दैट इज उनकी ये जो ओरिजिनलिटी कि मैं अपने तरीके से काम करूंगी, और उसी एक्स फैक्टर के कारण ये डायरी बहुत फेमस हो जाता है। द सेकेंड इंस्टेंस इज जब उन्हें पनिशमेंट मिलता है तब भी वो कहीं से कॉपी डाउन नहीं करती है। जो भी उनको टॉपिक मिलता है उसे कॉपी डाउन करने की कोशिश भी नहीं करती है। दूसरी चीज़, वो वहाँ पे ही अपने एक नए आइडिया को क्रिएट करती है, जनरेट करती है और क्रिएटिविटी को इस पनिशमेंट में पुट अप करती है। तो ये उनकी ओरिजिनलिटी बताती है कि वो किसी
बी चीज में अपने क्रिएटिविटी को पुट करती है और अपने आइडियाज को पुट करती है और वो उन्हें अलग बनाता है सभी लोगों से। द सेकेंड रिफ्लेक्शन इज क्रिएटिव राइटिंग। आपने देखा कि एन बड़े ही क्रिएटिव तरीके से इस पूरे डायरी एंट्री को लिखती है। इसके अलावा भी आपने जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो उस टाइम पे भी वो कितनी क्रिएटिविटी के साथ लिखती है, ये चीज़ भी हमने देखा। अब एक चीज़ हमें ये समझना है कि जैसे जनरली अगर आपको कुछ भी चीज़ लिखने के लिए दे दिया जाए, ऐसे लिखने दे दिया जाए, स्टोरी राइटिंग लिखने दे दिया जाए, तो होता क्या है, जनरली होता क्या है कि हमारे दिमाग में स्टोरी तो आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है या तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टोरी आ जाता है। बट उस स्टोरी को पेपर में पुट डाउन करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम हमारे ही थॉट प्रोसेस को कंफ्यूजिंग बना देते हैं और उसे पूरा खिचड़ी बनाकर हम टीचर को दे देते हैं कि आप समझ जाओ कि हमने क्या लिखा है। तो यहाँ पे वही खिचड़ी को किस अच्छे अंदाज में एन लिखती है, ये चीज़ हमें हमारे डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आइडियाज़ को बहुत क्लियरली पोर्ट्रे करती है। चाहे ही ये जो डायरी एंट्री है वो डच लैंग्वेज में था, बट उसके पूरे आइडियाज़ बिल्कुल क्लियरली पोर्ट्रेट थे, इसलिए उसके डायरी को समझना बहुत आसान हो गया था। हमें ये चीज़ हमारे डेली लाइफ में एब्जॉर्व करना चाहिए कि जब भी हम किसी भी इंसान से बात करें तो कोशिश करें कि हमारे आइडियाज़ जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो आइडियाज़ बिल्कुल क्लियरली सामने वाले तक पोर्ट्रे हो। अगर हम हमारे आइडियाज़ को डायरेक्टली प्रॉपरली पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं, तभी हम हमारे बीच में ये जो कम्युनिकेशन है इस कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं। तो ये एक एक्स फैक्टर था जो कि हमें इस 13 साल की बच्ची से सीखना पड़ेगा कि हाउ टू बी क्रिएटिव वाइल राइटिंग। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन इज टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हमने स्टोरी में क्या देखा कि जो एन है, जो कि 13 साल की बच्ची है, इसकी एक आदत थी कि वो चपर 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 बातें करती रहती थी। हम सभी के क्लास में कोई ना तो कोई एक कैरेक्टर होगा जो कि रुक ही नहीं सकता, जो कि चपर 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 बातें करता रहता है। और यहाँ पे जो मिस्टर कीसिंग है, जो कि मैथ्स टीचर हैं, वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं इस एटीट्यूड से, क्योंकि आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अगर कोई भी इंसान पढ़ा रहा होगा तो उसे एक प्रॉपर साइलेंस चाहिए क्लास में। प्रॉपर एनवायरनमेंट जब तक टीचर को नहीं मिलता है तब तक वो अपना आउट बहुत प्रॉपरली दे नहीं पाता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो मिस्टर कीसिंग थे, जब भी वो पढ़ा रहे होते तो एन की आवाज़ उन्हें डिस्टर्ब कर देती थी। और यहाँ पे हम सबसे मेन एक चीज़ देखते हैं कि एन जो है अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडिया को अपने टीचर के सामने प्रॉपरली रखते हैं। वो टीचर को अपने एसेज, जो कि उनको पनिशमेंट मिलता है, जो भी पोम उनको मिलता है पनिशमेंट के तौर पे, उन सारे पोम के थ्रू अपने टीचर को एक्सप्रेस करते हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाऊंगी, मैं कोशिश पूरी करूंगी बट होता नहीं है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मुझे इनहेरिटेड मिला है, वो रीजंस हो सकते हैं, बट वो समझाने की कोशिश करती है। हमें भी यही चीज़ करना है कि अगर आपके टीचर आपको डांटें तो उससे बुरा नहीं मानना है। हमें टीचर्स को जाकर बार बार टीचर से बात करिए, अपने आप को बताइए, अपने सारे प्रॉब्लम्स को बताइए कि ऐसा हो जाता है। जितना आप फ्रेंडली एनवायरनमेंट टीचर के साथ क्रिएट करोगे उतना ही आपको क्लास में बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। तो स्पीक इट आउट। कभी कभी क्लास में भी आप बात कर सकते हो, कभी कभी क्लास के बाहर जब भी टीचर अकेले होंगी तो उस समय पे जाकर टीचर के गुस्से के लेवल को भी देखकर हम बाहर भी जाकर बात कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप बनाने में हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है जो कि हमें एन सिखाती है। तो लेट अस चेंज दिस आइडिया ऑफ स्टिफ एजुकेशन, जहाँ पे हम बिल्कुल ही पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम बोर हो जाते हैं। उस आइडिया को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हमारे नेचर से। एनवायरनमेंट जो हम क्रिएट करते वैसे ही दुनिया होती है। तो लेट अस मेक एजुकेशन फन एंड enjoyable. With this, we end up with this video. We'll meet in the next video. Bye.
मे गॉड ब्लेस ऑल।